बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्लड वेसल पास ड्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की तस्वीर बनानी है। तो जो अच्छी वाली डायग्राम वो आपको ड्राइंग से मिल जाएगी। अब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर तीन चीजें होती है। नंबर 1 फाइब्रस कैप होती है, नंबर 2 नेक्रोटिक सेंटर होता है, नंबर 3 इसका शोल्डर होता है। तो फाइब्रस कैप के अंदर स्मूथ मसल सेल होती है, मैक्रोफेजेस होती है, फोम सेल होती है, लिम्फोसाइट होती है, इन शॉर्ट जो सेल्स होते हैं और कोलेजन सेल ईसीएम ये आपको देखने को मिलते हैं फाइब्रस कैप के अंदर। जो इसका शोल्डर वाला पोर्शन है, शोल्डर वाले पोर्शन के अंदर सेल देखने को मिलेगा। सेल के अंदर से स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। और इसका जो नेक्रोटिक हो रहा है, नेक्रोटिक के अंदर आपको लिपिड्स और सेलुलर डेब्रिस देखने को मिलेगा। लिपिड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल आ जाएगी, फोम सेल आ जाएगी, कैल्शियम आ जाएगा, सेलुलर डेब्रिस आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पैथोजेनेसिस। तो उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस के अंदर कुछ स्टेप्स को आपने रट्टा माना। नंबर 1 एंडोथेलियल इंजरी होगी। एंडोथेलियल इंजरी किन किन मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है? हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, होमोसिस्टिन की वजह से हो सकती है, हीमोडायनेमिक फैक्टर, टॉक्सिन्स या वायरसेस की वजह से होती है। पहला स्टेप एंडोथेलियल इंजरी या फिर एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा। एंडोथेलियल डिसफंक्शन तीन मैकेनिज्म के जरिए होता है। वो तीन मैकेनिज्म कौन सी होती है? नंबर 1 हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस, नंबर 2 हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और नंबर 3 इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ओके, तो दूसरा हो गया हमारा एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन के अंदर क्या तीन चीजें आती हैं? एंडोथेलियल डिसफंक्शन के अंदर वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर 2 इसमें एडहेजन बढ़ जाती है, नंबर 3 थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। तो थ्रोम्बोसिस, वास्कुलर परमिएबिलिटी और ल्यूकोसाइट एडहेजन, इन तीनों चीजों को मिला के हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं, जो कि तीन मैकेनिज्म की वजह से होती है। हाइमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस की वजह से, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें लाइपोप्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है, खासतौर पर एलडीएल और इसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसकी एक्युमुलेशन होती है वेसल वॉल के अंदर। तीसरा स्टेप है मोनोसाइट की एडहेजन होती है टू द एंडोथेलियम। नंबर 4 इसके बाद क्या होगा कि जो मोनोसाइट होते हैं ना, एडहियर होने के बाद माइग्रेट करेगा इंटीमा के अंदर, तो मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये मैक्रोफेजेस लिपिड को खा लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को खा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी? फॉर्म सेल बन जाती है। प्लेटलेट की एडहियन होती है, फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल सेल से वैस्कुलर वॉल से फैक्टर प्रोड्यूस हो गए, इंक्लूडिंग द स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट ईदर फ्रॉम द मीडिया और फ्रॉम द सर्कुलेटिंग प्रीकर्सर। फिर इसके बाद स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है, एसीएम की प्रोडक्शन होती है और रिक्रूटमेंट ऑफ टी सेल है। लास्ट में लिपिड की एक्युमुलेशन होती है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे वो इंट्रा सेलुलर हो। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल, और इन लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? हम फोमी मैक्रोफेजेस कहते हैं। और लास्ट में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है ईसीएम की और नेक्रोटिक डेब्रिस की। तो पहला स्टेप क्या था? एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन, नंबर 2 एक्युमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, नंबर 3 मोनोसाइट एडहेजन। ओके, तो मोनोसाइट की एडहेजन होती है, माइग्रेशन इनटू द इंटीमा, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट एडहेजन, फैक्टर रिलीज होती है, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन इंक्लूडिंग द ईसीएम प्रोडक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ टी सेल, लिपिड की एक्युमुलेशन और लास्ट में कैल्सिफिकेशन आ जाती है। ओके, तो हमने पैथोजेनेसिस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट आर द थ्री जनरल पैटर्न ऑफ आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। अभी आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस लिखा हुआ है। आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस के तीन जनरल पैटर्न कौन से होते हैं? हाइलिन, हाइपरप्लास्टिक और नेक्रोटाइजिंग आ जाता है। लेकिन अगर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का पूछते हैं तो उसके चार आ जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, मोनकीबर्ग आ जाएगा और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया आ जाएगा। इन चारों को देख लेते हैं। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ओके, अब इसको चार में डिवाइड करेंगे। पहला है आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, जो कि स्मॉल आर्ट्रियोल और आर्टरी को अफेक्ट करता होता है। इसमें क्या होगा? इसको दो में डिवाइड करते हैं, हाइलिन, हाइपरप्लास्टिक। तीसरा नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस भी होता है। तीनों हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? इसके बाद आएगा मोनकीबर्ग। मोनकीबर्ग के अंदर जो मीडियल वाल होती है मस्कुलर आर्टरी की, उसमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। स्टार्टिंग कहां से होती है? इंटरनल लास्टिक मेम्ब्रेन से देखने को मिलती है, 50 साल से ऊपर देखने को मिलती है। इसमें जो पल्सेस होती है, वेसल्स होती है, हार्ड पाल्पेबल होती है। ओके, इसके बाद फाइब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेजिया, ये भी मस्कुलर आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, लार्जर देन द आर्टरियोल है। तो इसके अंदर क्या होगा? फाइब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेजिया। तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, किसकी आपको देखने को मिलेगी? आपको फाइब्रोमस्कुलर यानी तीनों लेयर्स की आपको देखने को मिलेगी। फाइब्रस लेयर की भी, मस्कुलर लेयर की भी, इंटिमल के लेयर की भी होती है। ठीक है, तो ये हीलिंग प्रोसेस को ये शो करता होता है। ओके, तो ये जो इंटिमल हाइपरप्लेजिया ना, ये इंस्टेंट रीस्टिनोसिस को एक्सप्लेन करता होता है और ये सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इंस्टेंट रीस्टिनोसिस के अंदर लास्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसके अंदर क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर इंटिमा की थिकनिंग होती है, प्लाक के फॉर्मेशन होती है। उस प्लाक को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बोलते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कि गिवन ओवरव्यू ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड द मोस्ट कॉमन पैटर्न, यानी वो असल में आर्टरियोस्क्लेरोसिस कह रहा है। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस ऑलरेडी पढ़ लिया। एंडोथेलियल इंजरी, एक्युमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, मोनोसाइट एडहेजन टू द एंडोथेलियम, प्लेटलेट एडहेजन हो जाती है, फैक्टर रिलीज होती है, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है, ईसीएम की प्रोडक्शन होती है, लिपिड की एक्युमुलेशन होती है। इसके बाद मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं किसके? एथेरोस्क्लेरोसिस के। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस के, अब यहाँ पे पास्ट पेपर में क्या लिखा हुआ है? पास्ट पेपर में उसने ना इनके प्लाक के चेंजेस लिख दिया कि प्लाक में क्या क्या चेंजेस होती है। अच्छा, इसका मिमोनिक होता है हार, एच से क्या होगा? हैमरेज इनटू द प्लाक, ए से थीरोम्बोलिज्म, एनेउरिज्म फॉर्मेशन, और आर से रप्चर, अल्सरेशन, इरोजन हो सकती है। ठीक है, ये तो उसके सेकेंडरी चेंजेस है। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? हार्ट अटैक हो सकता है, एमआई हो सकता है, सेरिब्रल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक हो सकता है, आयोर्टिक एनेउरिज्म हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है जिसमें गैंग्रीन आ जाएगा। तो ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होती है। क्लियर? अब ये कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है? इलास्टिक आर्टरी और हमारी आ जाती है मस्कुलर आर्टरी आ जाती है। अब इसको दो में डिवाइड करते होते हैं, जो प्लाक
के चेंजेस को, जिसकी वजह से क्लिनिको पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है। नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस और नंबर 2 एक्यूट प्लाक चेंज। एक्यूट प्लाक चेंज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि या तो रप्चर हो जाएगा, या तो इरोइन या अल्सरेशन हो जाती है। क्लियर, ये रप्चर, इरोइन, अल्सरेशन पढ़ लिया, या हेमरेज इनटू द एथीरोमा, तो ये वही चीज़ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। और जो प्लाक की जो चेंजेस होती है ना, वो 2 टाइप के प्लाक बनते हैं, एक होता है स्टेबल प्लाक और एक होता है हमारा अनस्टेबल प्लाक या वल्नरेबल प्लाक। जो स्टेबल प्लाक होता है इसमें देखो कि फाइब्रोटिक टिश्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें लिपिड कोर रिलेटिवली कम है, इन्फ्लेमेटरी सेल भी कम होते हैं। लेकिन अगर फाइब्रोटिक कोर कम हो जाए, लिपिड कोर ज़्यादा हो जाए और इसके अलावा हमारा इंट्रिंसिक या सॉरी जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इसको वल्नरेबल प्लाक बोलते होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी थोड़ी पूछ रहा है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर पहले फैटी स्ट्रीक आती है और फिर आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक देखने को मिलता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक क्या होता है, इंटीमल थिकनिंग और लिपिड एक्युमुलेशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में। तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है येलोटेन होता है, रेस्ड लेयन होती है, अगर थ्रोम्बस भी होगी तो ये रेड ब्राउन हो जाएगा। क्लियर, इसेंट्रिक होता है और इसके अंदर आगे कंपोनेंट का पूछे तो 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 सेल में आके क्या आ जाएगा, सेल में आपके स्मूथ मसल से मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट आ जाती है। ईसीएम में कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, प्रोटियोग्लाइकान, लिपिड्स में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड और लास्ट में कैल्सिफिकेशन भी आ जाती है। और ये जो कंपोनेंट होती है 3 चीज़ों के अंदर अरेंज होती है। नंबर 1 सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होती है, इसमें आपको स्मूथ मसल सेल देखने को मिलती है, आपको फ्लोमी मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। ये वाली चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन की थी। क्लियर, तो सुपरफिशियल सेल आपको देखने को मिलती है, सेल्स देखने को मिलती है और प्रोटियोग्लाइकान देखने को मिलता है। जबकि हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर में सिर्फ सेल होती है और जो नेक्रोटिक कोर होता है उसमें आपको लिपिड्स देखने को मिलता है, सेलुलर डायबिटीज देखने को मिलती है, फॉर्म सेल भी देखने को मिलते होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन सी आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, तो इसका मिमोनिक होता है एसीपी इस्क्यूट। तो ए से एब्डोमिनल एओर्टा आ जाएगा, सबसे लोअर एब्डोमिनल एओर्टा है इलियक आर्टरी, सी से कोरोनरी आर्टरी आ जाएगा, पी से पोप्लियोटल आर्टरी, आई से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वी से आ जाएगा सर्कल और विलस की जो आर्टरीज आ जाती है। इसमें अपर एक्सट्रीमिटी की बच जाती है और मेसेंट्रिक और रीनल आर्टरी भी बच जाती है, एक्सेप्ट देयर ओस्टिया, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, तो हमने आर्टरीज वगैरह को रिवाइज कर लिया। इसके बाद जॉइंट सेल आर्थराइटिस का मैकेनिज्म पूछ रहे हैं। तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस का मैकेनिज्म क्या होता है, तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस है। ओके, तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस 3 मैकेनिज्म की वजह से होता है। नंबर 1 टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस टू द वेसल वॉल एंटीजन, नंबर 2 प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन और नंबर 3 एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी आ जाती है। अगर आपसे पूछे कि जो नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस का क्या मैकेनिज्म होता है, तो इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अनका आ जाएगा, एंटी एंडोथेलियल और ऑटो रिएक्टिव टी सेल है। तो जो हमारी पहले 2 मैकेनिज्म होती है ना, वो इसमें आपको देखने को मिलते होती है। और इसके अलावा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ये भी आपको देखने को मिलता होता है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, तो इसकी 2 एविडेंसेस है। नंबर 1 एविडेंस है कि इसकी एसोसिएशन होती है एमएससी टाइप 2 मॉलिक्यूल के साथ, नंबर 2 स्टेरॉइड से ठीक हो जाता होता है। और ये आपको अपर आर्टरीज के अंदर, हमारी हेड की आर्टरीज के अंदर, स्पेसिफिकली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, नंबर 1 इंटीमल की थिकनिंग होगी जो कि लुमिनल डायमीटर को नैरो कर देती है, नंबर 2 ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है जिसमें CD4 सेल ज़्यादा होती है, नंबर 3 इलास्टिक लेमिना की फ्रेगमेंटेशन होती है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना की फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती होती है। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर पूछा, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर को हम कितने में डिवाइड करते हैं, 2 में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल होती है इसमें एज आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। ओके, एज, फैमिली हिस्ट्री, मेल जेंडर और जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। मॉडिफाइबल के अंदर हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और कुछ हमारी एक्स्ट्रा भी आ जाती है। एक्स्ट्रा के अंदर एडिशनल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन देखते हैं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाएगा, लाइपोप्रोटीन ए आ जाएगा। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द हीमोस्टेसिस और लास्ट में आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी ये भी आ जाती होती है। तो ये तो हो गया हमारे रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को 2 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपको कोई मैकेनिज्म या कॉज नहीं देखने को मिलता, मेजर वही होती है। सेकेंडरी के अंदर आपको कॉजेज देखने को मिलती है, इसके कॉजेज को 4 में डिवाइड कर देते हैं। रीनल कॉजेज, एंडोक्राइन कॉजेज, कार्डियोवास्कुलर कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल में साइकोजेनिक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, स्लीप एपनिया या एक्यूट स्ट्रेस इंक्लूडिंग सर्जरी। ओके, कार्डियोवास्कुलर के अंदर अगर एओर्टा की कॉर्क्टेशन होती है या पॉलीआर्टराइटिस नोडुजा होता है या इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है। पॉलीआर्टराइटिस नोडुजा के अंदर क्या होता है, स्टेनोसिस आपको देखने को मिलती है कि इसकी जो रीनल आर्टरीज की होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वाला मैकेनिज्म देखने को मिलता है। या इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, रिजिडिटी ऑफ एओर्टा। एंडोक्राइन के अंदर आपको ट्यूमर देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कुशिंग सिंड्रोम में, एक्सोजीनस हार्मोन में, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगाली, हाइपरथायरॉयडिज्म या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। रीनल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉनिक रीनल डिजीज हो सकती है, पॉलीसिस्टिक डिजीज हो सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल वास्कुलाइटिस या रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। इसके बाद देख लेते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का सिनेरियो दिया हुआ है। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, रेटिना के अंदर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, पैपिलिडीमा हो सकता है, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है और हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी है, किडनी के अंदर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो रहा है। इसके बाद कहते हैं कि 2 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द आर्टरियल ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, गलत आंसर दिया हुआ है। तो वो 3 आपको बता देता हूँ, 2 नहीं बताता। तो कौन कौन सी होती है, हाइलिन होती है, हाइपरप्लास्टिक होती है और तीसरा नेक्रोटाइजिंग आर्टरियोलाइटिस आपको देखने को मिलता है। ओके,
तो इधर लिखा हुआ है। तो जो पहला है हाइलिन, हाइलिन के अंदर क्या होगा, हाइलिन के अंदर होमोजेनस पिंक हाइलिन थिकनिंग देखने को मिलती है एसोसिएटेड लुमिनल नर्विंग। इसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो प्लाज्मा प्रोटीन की लीकेज होगी अक्रॉस द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल, या फिर स्मूथ मसल मैट्रिक्स की सिंथेसिस होगी इन रिस्पांस टू हीमोडायनामिक स्ट्रेस। ये आपको एजिंग में, डायबिटीज में और आपको बिनाइन हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर ये हो तो क्या करवा देगा, वहाँ पर डिफ्यूज इंपेयरमेंट करा देगा रीनल ब्लड सप्लाई के, ग्लोमेरुलर स्क्रानिंग करा देगा। हाइपरप्लास्टिक वाले में क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर कंसेंट्रिक लैमिनेटेड, जिसको ओनियन स्किन थिकनिंग कहते हैं, और उसमें भी ल्यूमिनल नर्विंग होती है। अब इसकी जो लैमिनेशन होती है ना, कंसेंट्रिक लैमिनेशन होती है, उसके अंदर स्मूथ मसल सेल होता है विद अ थिक एंड रीडुप्लिकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होगा, ये हाइपरप्लास्टिक प्लस फिब्रिनाइल डिपॉजिट प्लस वेसल वॉल नेक्रोसिस, तो वेसल वॉल नेक्रोसिस प्लस फिब्रिनाइल डिपॉजिट प्लस हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो उसको नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस कहते हैं। और बाकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर फाइब्रोटिक इंटीमल थिकनिंग से लेकर मीडियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकता होता है। तो हमने इसको देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में वंस अगेन कंपोनेंट होते हैं स्मूथ मसल से मैक्रोफेजेस, टी सेल, आईसीएम के अंदर कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, प्रोटियोग्लाइकन और लिपिड्स में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड है। फिर इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, द फोर कॉम्प्लिकेशन दैट मे बी एसोसिएटेड विद सच आ लीजन। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ओके, वो 4 कॉम्प्लिकेशन आपने ये वाली तैयार करनी है। प्लाक के उसमें चेंजेस लिखी हुई है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको बुक से तैयार करनी है। लाइक ब्रेन के अंदर क्या होगा, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट पे एमआई हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, ओके, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में गैंग्रीन हो सकता है। इसके अलावा आपको आयोटिक डायसेक्शन वगैरह, एनोरिज्म वगैरह ये भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैच प्लैक नोड्यूल वाली हिस्ट्री दी हुई है। तो ये क्या होता है, कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा 4 टाइप का होता है, इसका निमोनिक होता है, एलएसीटी। तो एल से क्या होगा, लिम्फोएडिनोपैथिक होगा, ए से आपका एड्स एसोसिएटेड है, सी से क्रॉनिक या क्लासिकल कैपोसिस सार्कोमा, और टी से ट्रांसप्लांट आ जाएगा। ह्यूमन हैपेटाइटिस वायरस 8 की वजह से होता है। उसमें आपको 3 लीजन देखने को मिलती है। नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, नंबर 1 आपकी आ जाएगी पैच, फिर आ गया प्लैक, और उसके बाद नोड्यूल आ जाएगा। पैच प्लैक नोड्यूल, ये आपने रट्टा मार लेना, पैच प्लैक नोड्यूल, इसको रट्टा मार लेना। नोड्यूल के अंदर आपको स्पिंडल सेल देखने को मिलते हैं। ओके, अब जो इसके ट्यूमर है उसको 3 में डिवाइड करते हैं, बिनाइन ट्यूमर, इंटरमीडिएट ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के अंदर क्या आता है, बिनाइन ट्यूमर ये वेसल के ट्यूमर है। हेमेंजियोमा में कैपिलरी कैवर्नस और पायोजेनिक आ जाएगा। लिम्फोएंजियोमा में सिंपल कैवर्नस आ जाएगा। ग्लोमस ट्यूमर वेस्कुलर एक्टेजिया और बेसिलर रिएक्टिव वेस्कुलर प्रोलिफरेशन, जो कि बार्टोनेला हेंसिली और बार्टोनेला क्विंटाना की वजह से होती है। और इंटरमीडिएट के अंदर कैपोसिस सार्कोमा, हिमेंजियो एंडोथेलियोमा आ जाती है। मैलिग्नेंट के अंदर एंजियो सार्कोमा और हिमेंजियो पेरिसाइटोमा आ जाएगा। ओके, ये सब चीज़ आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में जॉइंट सेल आर्थराइटिस का डायग्नोसिस है। और इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस के 4 मैकेनिज्म तो आपको बता दिया था कि अनका की वजह से हो सकता है, एंडोथेलियल एंटीबॉडी की वजह से हो सकता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से हो सकता है, और ऑटो रिएक्टिव टी सेल की वजह से हो सकता है। ओके, इसके बाद ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ मोनोसाइट इन द जनरेशन ऑफ एथेरोमा। तो ये बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं। पहले हम एथेरोस्क्लेरोसिस को देख लेते हैं, वही आगे साइट बताई हुई है, कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुकी है, रिस्क फैक्टर ये भी बताया हुआ है। ओके, अब रोल ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इन एथेरोस्क्लेरोसिस और मोनोसाइट, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, ये हमारी लास्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो पहले आ जाते हैं रोल ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया तो मैकेनिज्म के जरिए एथेरोस्क्लेरोसिस में हिस्सा लेता होता है। नंबर 1 एंडोथेलियल डिसफंक्शन करा देगा। नंबर 2 क्या कर देगा, मॉडिफाइड एलडीएल। तो पहला है इम्पेयर्ड एंडोथेलियल फंक्शन। तो जो क्रॉनिक हाइपरलिपिडीमिया, खासतौर पर जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है ना, ये एंडोथेलियल फंक्शन को खराब कर देगा, यानी एंडोथेलियल डिसफंक्शन करा देगा 2 मैकेनिज्म के जरिए। पहले है लोकली प्रोडक्शन ऑफ आरओएस, और नंबर 2 क्या आ जाएगा, और नंबर 2 आ जाएगा नंबर 2 वैसे आरओएस की वजह से देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगी आरओएस की वजह से। आरओएस क्या करेगा, मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड को उड़ा देगा, जिसकी वजह से वेसोडाइलेटर एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके बाद मॉडिफाइड एलडीएल है। मॉडिफाइड एलडीएल के अंदर क्या होगा, इसमें जब क्रॉनिक हाइपरलिपिडीमिया होगा तो जो लाइपोप्रोटीन एंटीमा में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगी, फिर इनकी ऑक्सीडेशन होती है फ्री रेडिकल से। तो इन्फ्लेमेटरी जो फ्री रेडिकल होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। उन मॉडिफाइड एलडीएल या ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की एक्युमुलेशन होगी मैक्रोफेज के अंदर, तो वो स्कैवेंजर रिसेप्टर के जरिए होती है। या मॉडिफाइड लाइपोप्रोटीन हमारे स्मूथ मसल के अंदर भी जा सकते होते हैं। कैसे जाएंगे, एलडीएल रिसेप्टर रिलेटेड पेप्टाइड्स या प्रोटीन, इन दोनों की वजह से फॉर्म सेल क्रिएट हो जाती है। फॉर्म सेल क्या होती है, स्मूथ मसल सेल, और मैक्रोफेजेस लेडन लिपिड्स आपको देखने को मिलता है, या लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होता है स्मूथ मसल सेल है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब नंबर 1 है कि जो लाइपोप्रोटीन है जो कि मॉडिफाइड हो चुकी है, या एंडोथेलियल सेल को स्मूथ मसल सेल मैक्रोफेजेस को उड़ा देती है। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 ये ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जो आगे मजीद मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट करा देगा और एक्टिवेशन करा देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस की वजह से जो शुरू में लीजन बनती है ना फोमी मैक्रोफेजेस वाली, उसको बोलती है फैटी स्ट्रीक। तो ये हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी समराइज कर सकते हैं, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन द इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेशन है। अब बारी है मोनोसाइट्स के रोल की। मोनोसाइट का रोल क्या होता है, मोनोसाइट का पहला रोल होता है कि एडहिजन करना, नंबर 2 ट्रांस माइग्रेशन करना, नंबर 3 एंटीमा में आ जाना, और नंबर 4 मैक्रोफेज पे कन्वर्ट हो जाना, और इस मैक्रोफेज का फॉर्म सेल में कन्वर्ट हो जाना। तो हमने सारे पास्ट यूक्यू को डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के अंदर। ओके,